Welcome to another episode of The Brand Called You, a podcast and podcast show that brings you leadership lessons, knowledge, experience, and wisdom from hundreds of successful individuals from around the world. मैं आपका होस्ट आशुतोष गर्ग हूं और मेरे साथ आज हैं एक बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर यूपी से डॉक्टर हीरा लाल। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। आपका भी धन्यवाद। थैंक यू इस फोरम पे मुझसे बात करने के लिए और मुझे यहाँ ये अवसर देने के लिए। Thank you, Doctor. Dr. Hira Lal is the Additional Mission Director of the National Health Mission in Uttar Pradesh. He is the Additional Project Director of the UP State's AIDS Control Society. He is the founder of the Model Gaon in UP. And he is a PhD in the role of ICT in achieving good governance. So, Dr. Saab, शुरू करने से पहले मुझे ये बताइए कि आईएएस के जो ऑफिसर होते हैं वो इतने तरह तरह के पोर्टफोलियो, इतने डाइवर्स सब्जेक्ट्स किस तरह से हैंडल कर पाते हैं? नॉर्मली एक आदमी एक स्पेशलिज्म में होता है, आईएएस वाले तो बहुत चीजें हैंडल कर पाते हैं। देखिए, ऐसा है कि हम लोग जनरलिस्ट कहलाते हैं जी। और जनरलिस्ट का मतलब होता है कि हम जनरल मैनेजमेंट में हमारी एक्सपर्टीज होती है। जब हम सेलेक्ट होते हैं तो हमारा इसी तरह का जो 2 साल की रिगरस ट्रेनिंग होती है और वो कई जगह पे होती है। इंडिया विजिट होता है, विलेज विजिट होता है, क्लासरूम कोचिंग होती है, बेस्ट प्रैक्टिसेज लाते हैं। फिर हम लोगों को जिले में पोस्ट कर दिया जाता है कि जो ट्रेनिंग में आपने सीखा जाइए उसकी प्रैक्टिस करिए। इम्तिहान होता है। तो शुरुआत से ही हमारा वो माइंड सेट ऐसा कल्टीवेट कर दिया जाता है कि हम लोग उसी दिशा में काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूपी में 80 डिपार्टमेंट में है। तो देखिए, कभी अगर हम मान लीजिए डीडीए मंडी थे तो वहां मंडी कंट्रोल करते थे, सब्जी आलू ये जो खेती बाड़ी का जो मार्केटिंग था उसमें। अब हम आप समझिए कि सब्जी विक्रेता के रूप में वहां हो गए। अगर मान लीजिए हम जो है चीनी मिल में चले गए गन्ना विभाग में, तो वहां चीनी मिल का हम मैनेजमेंट करते हैं। जिले में चले गए तो होल सोल, मतलब आदमी एक घर मैनेजमेंट नहीं कर पाता, उस जिले में जितने घर हैं सबको मैनेज करना है। लेकिन इसके साथ सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी जो डेमोक्रेसी है कंट्री की और जो हमारा गवर्नेंस का सिस्टम है वो उसकी जड़ें इतनी गहरी हो गई हैं और आम जनता का इस सिस्टम में इतने विश्वास है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। वेल इस्टेब्लिश्ड हो गया है अब तक 75 साल में पूरी व्यवस्था, सिस्टम हो गया। इसीलिए जब इस व्यवस्था को कोई तोड़ने का काम करता है या इसमें कोई ऐसा काम होता है जिससे कि व्यवस्था में जनता का विश्वास कम होता है तो लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो ये मतलब इसका बैकग्राउंड ये है कि ट्रेनिंग भी हमारी उसी तरह से हुई है और हम घूम घूम के काम करते हैं डिफरेंट विभागों में, तो हमारा उसी हिसाब से माइंड सेट कल्टीवेट हो जाता है और हैबिट हो जाती है। बिल्कुल, और आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि मैंने कई लोगों से बात करी है और आईएएस के जो अफसर होते हैं उन्हीं के पास वो कहते हैं ना इंस्टीट्यूशनल नॉलेज हमारे देश की रहती है, क्योंकि उसी में कंटिन्यूटी रही है 75 साल से। वेरी वेरी वेल सेड। तो डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश की। मुझे थोड़ा इस मिशन के बारे में बताइए। देखिए, नेशनल हेल्थ मिशन क्या है? ये एक सोसाइटी है और इसका जो मुख्य सोसाइटी है वो भारत सरकार में है, ठीक है ना। अब स्वास्थ्य और शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। तो जो स्वास्थ्य है उसमें भारत सरकार हमें जो फंड करती है तो ये जो मिशन का काम है कि अच्छी चीजों को लाना, बेस्ट प्रैक्टिसेज को लाना, उसको भारत सरकार और जो हमारे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं क्या, उनके बीच एक कोऑर्डिनेशन फैसिलिटेशन का हम काम करते हैं। जैसे हमारे 3 डायरेक्टर जनरल हैं, डायरेक्टर जनरल ट्रेनिंग, डायरेक्टर जनरल फैमिली वेलफेयर, डायरेक्टर जनरल हेल्थ और शासन है। तो 3 डायरेक्टर जनरल, शासन और फिर जिलों में हमारे जो बेसिक वर्कर हैं, जो लीडर हैं हमारे जिले के, वो सीएमओ साहब हैं और उधर भारत सरकार है। तो ये बहुत बड़ा एक नेटवर्क है। तो हमारा रोल भारत सरकार और जो उत्तर प्रदेश का सरकार, तीनों डीजी और जिलों के मध्य एक लिंक का काम करना, उनकी समस्याएं लेना, उनको उसका समाधान देना, उनके सारे चीजों को, बजट आदि को लेना, उसको सुधार करके अच्छा बना के भारत सरकार को भेजना। भारत सरकार हमें देती है, फिर हम इन्हें देते हैं। तो एक जो है ये टू एंड फ्रो, एक हम सारी चीजों को इंटीग्रेट करते हैं
फैसिलिटेट करते हैं टू इम्प्रूव द मेडिकल रिलेटेड गवर्नेंस इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द इम्पैक्ट ऑफ द मेडिकल फैसिलिटीज। इन नटसेल इट इज इन माय ओन लैंग्वेज, दैट इज नॉट द ऑफिशियल लैंग्वेज। नहीं, बिल्कुल ठीक सर। आपसे जो मैं बात कर रहा हूँ ऑफिशियल कुछ बात नहीं कर रहा हूँ, सारी खाली मैं डॉक्टर लाल से बात कर रहा हूँ। हाँ, यस। तो डॉक्टर साहब, मुझे और दूसरी चीज बताइए कि अभी आप नेशनल हेल्थ मिशन ने ये पैंडेमिक में बहुत बड़ा रोल प्ले करा है। 24-25 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करा और मतलब यूपी को बहुत अच्छी तरह से संभाल के रखा। तो आप लोगों ने, आपके क्या चैलेंजेस आए इसमें और आपने किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करी? देखिए, ऐसा है कि जब पैंडेमिक अचानक आया जी, तो चूंकि ये अपने नई चीज थी, नई बात थी, किसी को कुछ पता नहीं था और इसकी शुरुआत कहीं यूपी से हुई नहीं, ये इंटरनेशनल बीमारी थी। सबसे बड़ी बात यह है, इंटरनेशनल बीमारी थी। बिल्कुल ठीक। तो जब ये इंटरनेशनल बीमारी थी और एक कंट्री में था नहीं, मोर देन 100 कंट्रीज में था, पैंडेमिक था, तो इसमें पूरा विश्व लगा। तो इसकी जो गाइडलाइन का जो बेसिक जो लीडरशिप ग्लोबल लेवल पे वो WHO ने लिया, क्योंकि स्पेशलाइज्ड विंग है WHO। तो WHO ने ही इसमें जो गाइडलाइन सारे कंट्री को भेजता था, मतलब जो बेसिक चीजें वो भेजता था। फिर नेशनल लेवल पे जो हमारा मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट है वो उसको यहाँ के लोकल चीजों के हिसाब से उसको कस्टमाइज करता था, हमें डायरेक्शन भेजता था। अब आप एक चीज देखिए कि पैंडेमिक में प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल, बचाव इलाज से बेहतर है। जब से देश आजाद हुआ हम लोग बीमार होते हैं और दवाई करते हैं, खुश होते हैं, और कोई आदमी बीमार नहीं होना चाहता। तो देखिए, मेरा ये व्यक्तिगत मानना है और मैं इस बात को मानता हूँ और बहुत फोर्सफुल्ली कहता हूँ, हमने अपना फोकस क्योर पे है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर इन दिस सेंटेंस, आवर फोकस इज ऑन क्योर। ये हमने गलत किया। हमें अपना फोकस क्योर पे नहीं करना चाहिए था, हमें अपना फोकस प्रिवेंशन पे करना चाहिए। ठीक है, कोई आदमी बीमार नहीं होना चाहता। तो क्या है कि पैंडेमिक में क्या काम आया? क्योर काम नहीं आया। उस समय कोई मेडिसिन नहीं थी हमारे पास, क्या दवाई ही नहीं डेवलप हुई, वैक्सीन ही नहीं आया था। प्रिवेंशन काम आया, और प्रिवेंशन बड़ा सिंपल, क्या? हाथ धुलो, मास्किंग करो और डिस्टेंस मेंटेन करो। यही 3 चीज जो है हमारे लिए काम आया। तो प्रिवेंशन ने काम आया। फिर क्या हुआ, इस प्रिवेंशन को, इस आइडिया को फैलाना। बात इसमें एक था ना कि टचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, तो उस अब विदाउट टचेबिलिटी, विदाउट कॉन्टेक्टिंग, यू हैव टू डू द थिंग्स। तो उसमें इस गैप को टेक्नोलॉजी ने फिल कर लिया। क्या? और ये चीज ये आपको पता ही होगा कि टेक्नोलॉजी में इंडिया बहुत ही स्ट्रांग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। केवल हमारा एडॉप्शन खराब था, हम लोग उसको एडॉप्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन मरता नहीं क्या करता, उस समय ऐसी स्थिति थी, मिलना नहीं है, घर में बंद रहना है, और आपको अपने सबसे बात भी करनी है, राय लेनी है, तो सहारा क्या है? टेक्नोलॉजी। तो इस कंपल्सन में टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन, टेक्नोलॉजी का जो एडॉप्ट करने का विरोध था वो खत्म हो गया। ठीक है साहब, और टेक्नोलॉजी ने हमारा बहुत साथ दिया। अब एक चीज और भी बात है कि अब देखिए, टेक्नोलॉजी की कोई बाउंड्री तो होती नहीं है। अगर अभी आप चाहें, अमेरिका की जितनी टेक्नोलॉजी है, आप पैसा खर्च करने को तैयार हो जाए तो अभी आधा घंटे के अंदर पूरी अमेरिका की जो टॉप मोस्ट टेक्नोलॉजी है कहीं की आपको मिल जाएगी। बिल्कुल ठीक। तो इस इमरजेंसी में सरकार ने न पैसे का मुंह देखा, किसी ने कोई मुंह नहीं देखा, चाहे हम हो चाहे आप, जान बचाना है। तो हम लोगों ने वो टेक्नोलॉजी इंडिजिनस भी लिया और बाहर से भी लिया। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने खुल के हमें एक्सपर्टीज दी, और आज के डेट में ये बात साबित हो गया है कि अब बिना टेक्नोलॉजी के हमारी जिंदगी अधूरी है। ये कोरोना ने सिखा दिया। बिल्कुल। तो इस तरह से हम लोगों ने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को मजबूरी में ही अडॉप्ट किया। जो हमारे बेनिफिट में था वो हमारी आदत हो गई है। बहुत अच्छी बात कही आपने। पर डॉक्टर साहब, एक चीज और बताइए, अगर आप यूपी प्रदेश की अगर आबादी देखें, अगर यूपी अकेला अगर कंट्री होती या एक अलग से होता, तो मैं कहता दुनिया की तीसरी या चौथी साइज की कंट्री होती। आपने और आपकी सारी टीम्स ने मिलकर के इतना अच्छा वैक्सीनेशन करवाया,
आपने सारे पॉजिटिव तो बताए, पर मुझे एक दो चीज ऐसे बताइए जो आपके चैलेंजेस भी थे। मतलब यूपी में दूर दूर के गांव में कैसे पहुंचे आप लोग और कैसे वैक्सीनेट करा? देखिए, हमने आपको बताया ना कि हमारे गवर्नेंस का सिस्टम जी का नेटवर्क इतना जबरदस्त है। मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूँ। जी। हम लखनऊ में बैठते हैं, हम हाँ लखनऊ के माध्यम से मंडल पे जाते हैं, हमारे जो मंडल हैं, जी। और मंडल के माध्यम से हम जिले पे जाते हैं, जिले हम्म के माध्यम से हम तहसील पे जाते हैं, तहसील के माध्यम से हम ब्लॉक पे जाते हैं, ब्लॉक के माध्यम से हमारे पास न्याय पंचायत पे जाते हैं, और न्याय जी। पंचायत के माध्यम से हम गाँव में जाते हैं, रिमोट गाँव में। अब आप आइए, रिमोट गाँव को की बात मैं आपको बताता जी। हूँ। रिमोट गांव का मुखिया प्रधान होता है, हम्म। लेखपाल होता है, वहां 20-22 कर्मचारी हैं, सचिव होता है, आशा अच्छा। होती है, एनएम होता है। हम्म। अब मान लीजिए हम दिल्ली में बैठे हैं और हम तुरंत एक ट्वीट मारेंगे, अब ये भी किसी को नहीं भेजना है, वो सब हम लिंक, एक ट्वीट अगर मान लीजिए कोई आदेश अपलोड किया भारत सरकार ने, वो तुरंत मेडिकल विभाग उत्तर प्रदेश पे आएगा, वो विद इन नो टाइम इट विल रीच टू द विलेज लेवल, वेरी और नाइस। उस आशा को मिल जाएगा। जो आशा घर घर जाती है, मतलब वो कुछ एक एरिया पे काम करती है। अब आप सोचिए, जो काम में सालों, मान लीजिए अगर एक फिजिकल आना होता तो 1 महीना लगता, विद इन 5 मिनट योर मैसेज, योर डायरेक्शन, भाई मास्किंग करनी है, हाथ धुलना है, दूरी बनाना है, ये मैसेज हवा की तरह 5 मिनट में हम लोग गांव तक फैल जाते हैं। मैं आपको एक चीज और बताऊं, सोशल मीडिया ने गांव में अपनी रीच बहुत पहुंचा ली है। अच्छा। उसका कारण क्या है कि जो ये वीडियो सबसे इफेक्टिव लगता है, जो मेरा प्रैक्टिकल, मैं इसी में डिलीट भी कर रहा हूँ। क्या जी। आई अच्छा। एम डूइंग डिलीट आफ्टर कंप्लीटिंग माई PhD। PhD last जी year, जी and my topic is role of communication in achieving good governance जी from Ram Manohar Lohia University, Ayodhya. I जी। have already taken the admission हाँ also. जी 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 So जी। communication is my favorite topic, and I can show you. हाँ। I have read the government communication. This is book. अच्छा। The how government is communicating. This is a book, research book, and 18 countries government communication is given in this. Very So nice. my topic of communication, political communication and government communication, that जी। is my daily topic. How by improving the communication we can improve the governance. तो ये जो आप बात कहना चाह रहे हो, मुझे कुछ चैलेंज दिखा नहीं बहुत खास। क्यों नहीं दिखा? हाँ। ये दिखा क्यों नहीं? सबको पता है, ये हल्ला तो हो ही रहा था कि अभी कोरोना 1 गया है, 2 में उसने बहुत भयंकर दिखाया, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, ये हल्ला था। तो सब लोग डरे हुए थे, भैया दवाई लगवा लो और नहीं तो कोरोना आने वाला है। तो उस कोरोना के डर से ना कहीं विरोध दिखा और ना सब लोग, बल्कि लाइन में लग के लगवा लिए। वो माहौल ही ऐसा तैयार हो गया था। इस सेकंड फेज में जो डेथ हुई थी, ऑक्सीजन की कमी का जो सामना किया था, वो जो उनके दिमाग में, भाई उससे बचने, अच्छा ये भी कह रहे थे कि अभी आने वाला है तीसरा, रोज पेपर और मीडिया में आता था। तो और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? वैक्सीनेशन। तो एक राइट तो नहीं, इसका मतलब ये नहीं है 2-1 गांव में न्यूज छपा कि कुछ लोग, तो हमारे ये कुछ लोग होते ही हैं सनकी टाइप के, तो वो कोई माने नहीं रखता, वो मतलब वो कोई हर्डल नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो डॉक्टर साहब आगे चलते हैं। मैं जब आपके बारे में पढ़ रहा था तो एक बहुत अच्छा फ्रेज था, मैंने पढ़ा कि यू अडॉप्ट फॉर्मूला ऑफ नो कॉस्ट और लो कॉस्ट कन्वर्जेंस ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज एंड फंड्स एंड पार्टिसिपेशन स्ट्रोक इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स। मुझे जरा ये समझाइए और कोई एग्जांपल भी दीजिए, आपने किस तरह से ये लो कॉस्ट इम्प्लीमेंटेशन करा है? देखिए, मैं आपको बता दूं, गवर्नेंस के बहुत तरीके हैं जी। और गवर्नेंस की जिम्मेदारी किस पे है? कहे कोई कुछ भी, सारी बड़ी पोस्टों पे कौन बैठा हुआ है? सचिव, ये सब IAS अफसर बैठे हुए हैं। जी। तो अगर गवर्नेंस खराब है तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि जनता की खराबी से हुआ और नेताजी के खराबी से हुआ। सामान्यतः ये लोग कहते हैं साहब पॉलिटिकल इंटरफियरेंस बहुत है इसलिए गवर्नेंस खराब। मेरा व्यक्तिगत मानना है, जो मेरा अनुभव है, 90% केस में कोई पॉलिटिकल या किसी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं है। तो भैया 90% नंबर आपको मिल जाए तब भी आप, अब वो 10% के चक्कर में आप अपने 90% को छिपाते हो। ये मेरा खुद का आजमाया और टेस्टेड बात मैं कर रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं जो मैंने किया। तो अब मान लीजिए आप कहीं जाते हैं, कहाँ
कहीं मैं डीएम बन के गया, अब मुझे वहां पानी की समस्या पहले से पता थी, हमने ठान लिया कि मुझे पानी की समस्या हल करनी है। अब पानी की समस्या हल करने के लिए मैं आप ही के टॉपिक को इस भूमिका में फिट कर रहा हूँ कि हमें पानी की समस्या हल करनी है और हमें 25 करोड़ का बजट दे दो, तो कोई देगा? कतई नहीं देगा, और ना मांगना चाहिए। और हमें पानी की समस्या हल, तो हमने क्या किया कि हमने पहला कि अगर पानी की समस्या जनता का है तो जनता के पास ही समाधान है। फॉर एग्जाम्पल, तो हमारा जो गवर्नेंस का तरीका है, पहले मैं वो बता दूं कि हमारा जो गवर्नेंस का तरीका है कि जनता की समस्या है, जनता ही हल करेगी। पब्लिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए, पब्लिक इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, पब्लिक के लीडरशिप में काम होना चाहिए। तो मेरा पहला फार्मूला गवर्नेंस का है, इन्वॉल्विंग पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड प्रोएक्टिव इन्वॉल्वमेंट। दूसरा, जब आपको पैसा नहीं मिलेगा मांगने पर, तो वो काम करो उस रिजल्ट को पाने के लिए जिसमें या तो कास्ट कम हो या ना हो। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तीसरी चीज है, जब कोई आप काम करते हो, इवेंट करोगे, कोई काम करोगे, तो चीजें तो जरूरत ही है, उसमें जितने स्टेक होल्डर हैं सबको आप इन्वॉल्व करो। अब आता है हम पानी पे, जिसको कि हमने बांदा में किया है 1 मीटर 34 सेंटीमीटर पानी। इसी से मैं ये तीनों पॉइंट गवर्नेंस का समझाता हूँ। हमारे पास जब लोग आते थे तो हमने कहा कि पानी, हम साहब पानी चाहिए पीने के लिए और सिंचाई के लिए। तो हमने कहा बताइए पानी का घर कहाँ है, पानी रहता कहाँ है? तो लोग कहते सर पानी का घर कुआं तालाब नदी है। पानी या तो कुआं में रहता है या तालाब में रहता है। तो फिर हमारा अगला क्वेश्चन होता था कुआं तालाब नदी कहाँ है? कहीं हमारे गांव में है। तो हमने कहा अगर आपको पानी चाहिए तो पानी के पास जाओ, 70 किलोमीटर डीएम के पास आए हो, मेरे पास खुद ही पानी नहीं है, मैंने खेती करना छोड़ दिया अपने बंगले में। तो इस तरह से मैंने उन्हें कन्विंस किया कि वाटर कंजर्वेशन करो और क्या करो, पानी को, बरसाती पानी को बचाओ। अब इस बचाने में जो टेक्निकल जानकारी वो मैं अपने विभागों से उनको देता था। तो मैंने उन्हें पहले तो रीजनिंग दे करके कन्विंस किया, टेक्निकल जानकारी करके इंपावर किया। नॉलेज इज पावर, आई इंपावर्ड देम बाय गिविंग देम द टेक्निकल नॉलेज थ्रू डिफरेंट डिपार्टमेंट, जल निगम, बहुत सारे विभाग। इससे वो मोटिवेट हुए, इंस्पायर हुए कि तो डीएम बात तो सही कह रहे हैं, हमें लगना चाहिए, समस्या हमारी और समाधान भी हमारे गांव में है, कुआं तालाब नदी। तो इस तरह से मैं उनको मोबिलाइज किया, पब्लिक को पार्टिसिपेशन किया, लोग पानी बचाने लगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके और कुआं की सफाई करके और कुआं के किनारे खंती करके। इस तरह से हमारा एक मैकेनिज्म था जो टेक्निकल जो होना चाहिए। तो अब इससे हमारा पब्लिक पार्टिसिपेशन हो गया। अब आपको आते हैं नो कास्ट लो कास्ट। अब हमें पूरे गांव के लोगों को वाटर कंजर्वेशन पे बात करनी है, ये सब समझाना है। तो हम क्या करते थे, अगर मान लीजिए हम गांव में जाते और कहते बैठक करो, तो टेंट लाते और माइक लाते, फूल लाते और मिठाई लाते, वो करीब बैठक में 20,000 खर्च कर देते। अब 20,000 हमें हर गांव में बैठक करना है, 470 हुए 20,000, कई करोड़ हो गया, है चवन्नी नहीं। तो हम क्या करते थे, हम कहते तो कोई तालाब हो, उसके किनारे कोई पेड़ हो, उसके नीचे दरी बिछाओ, हम लोग जमीन पे बैठते थे। बहुत अच्छा। और दरी पे, और नो माइक, नो कुर्सी, नथिंग, देहाती तरीके से, जैसे पहले जमाने गांव में दरी आती थी और वहां देसी गुड़ और घड़े का पानी पीते थे। तो हमने क्या किया, हमने वो जो कास्टिंग थी वो सब खत्म कर दिया, नो कास्ट आ गया। और हमारा कम्युनिकेशन, हमारा मैसेज बहुत स्ट्रांग हुआ, क्योंकि हम पानी की बात करना है, वो पानी के किनारे बैठे हैं तो वो दिखाई भी देता था। तो ये इस तरह से जो भी हमने काम किया, ऐसे दरी पे बैठ करके, और उसकी कास्ट को हमने 0 कर दिया। तो ये है नो कास्ट लो कास्ट। तीसरी बात, अब जैसे मान लीजिए कोई काम होता था, कोई काम, जैसे हमने क्या किया कि हमने एक अरहर सम्मेलन, वहां अरहर बहुत पैदा होता था और अरहर की मार्केटिंग करनी थी, और हमने उसमें 5 पद्मश्री और बहुत सारे साइंटिस्ट बुलाए और 1-2 दिन का बहुत बड़ा, 1 दिन का बहुत इवेंट किया, एग्री उसमें टूरिज्म। एक हमारा कालिंजर बहुत बड़ा फोर्ट है, उसी अरहर, चारों तरफ अरहर होता है, और ये बैठक हमने उस अरहर के खेत के बीच में की। अब उसमें जो लोग आए थे, और इसमें 8-10 विभाग, जैसे कृषि विभाग, कृषि रक्षा विभाग और जो है भूमि संरक्षण विभाग, ऐसे जो 8-10 विभाग थे। अब इसको कैसे
कन्वर्जेंस वाली जो तीसरा पॉइंट है मेरा, हमने किसी विभाग से कहा तुम ये कुर्सी का इंतजाम करो, किसी विभाग से कहा तुम जो है ये जो है माइक का करो, किसी से कहा ट्रेवल का करो, किसी से खाने का, ऐसे वो जो इवेंट करने में जो खर्चा आता है उसको मैंने कन्वर्ज कर दिया। तो वो विभागों में जो छोटा छोटा पैसा आता है ये काम करने का, उसकी हमने कन्वर्जेंस करके पूलिंग कर दी और हमारा ये ग्रांड इवेंट हो गया। तो ये हमारी स्टाइल थी कि हाउ टू मोबिलाइज द मासेज टू टेक देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन, हाउ टू कन्वर्ज द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड फंड्स, एंड थर्ड वाज कोई कलेक्टर जमीन पे बैठ के, मेरी सारी 1.5 साल में एज ए कलेक्टर मैंने जमीन पे बैठ के सारे टू मिनिमाइज, उससे फायदा ये होता था कि लोग कलेक्टर को विदेशी कलेक्टर नहीं समझते हैं जो हमारी एक इमेज है, मुझे देसी कलेक्टर, जब मैं जमीन पे बैठता था लोग जुड़ जाते थे आपसे। हाँ, तो वो मुझसे इतना जुड़ते थे और मुझे हटे हुए 2 साल हो गया, आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे पूरा बांदा अब भी प्यार, वो तो हटने के बाद ही आपकी बात पता लगती है, बिल्कुल कनेक्टेड है। अगर यहाँ कोई लखनऊ में आता है तो मुझसे मिलके जाएगा, मेरे साथ फोटो खिंचवा जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब मेरे पास 3-4 मिनट और हैं। जी। मैं आपसे मॉडल गांव के बारे में बात करना चाहता हूँ, आप उसके फाउंडर हैं, मुझे थोड़ा मॉडल गांव के बारे में बताइए। आपने मॉडल गांव आपका क्या डेफिनेशन है और आपने क्या काम करा उसमें? देखिए, मॉडल गांव कुछ नहीं, हम वहां जब बांदा में थे तो हमने 20-22 प्रयोग किए, 22 प्रयोग से ज्यादा। पानी 1 मीटर, उसी 3 प्रिंसिपल, पानी 1 मीटर 34 सेंटीमीटर बढ़ गया, ये छोटी मोटी कोई एक बाल्टी पानी नहीं बचा पाता। क्रॉप प्रोडक्टिविटी 18.5% बढ़ गया, मैल न्यूट्रिशन घटा दिया, और हाईएस्ट 11% के करीब वोटिंग लोकसभा में बढ़ा दिया, डेमोक्रेसी मजबूत कर दी। ये जितने प्रयोग थे उनके सारे रिजल्ट को हमने जोड़ दिया, और वही जो रिजल्ट, जो फायदा बांदा के सारे गांव में हुआ, वही सारे रिजल्ट को हम सिस्टमेटिक, वो मेरा एक प्रयोग था, लैब था, ये बॉटम अप अप्रोच है मॉडल गांव, जो हमने वहां 1.5 साल में प्रयोग किया, उसी को डॉक्यूमेंट करके टेक्नोलॉजी के सहारे हम मॉडल गांव चला रहे हैं। और इसमें चलान, मैं उसका ऑनरेरी मेंटर हूं, मैं कुछ लेता नहीं जी। और मुनीश गंगवार नाबार्ड के रिटायर्ड सीजीएम है, वो उसके प्रेसिडेंट है। इसकी एक छोटी ऑफिस है, एक सीईओ है, 4 ऑफिस में काम, और इसमें जो खर्चा आता है वो बियर करता है आईसीसीआई फाउंडेशन। तो हम ये कह रहे हैं कि जो बांदा में हमने काम किया, जनता को मिला करके, जनता की अगुवाई में, वही काम पूरे प्रदेश देश में, इसमें कोई बाउंड्री नहीं है। जैसे हमारा 75 जिलों में हम पहुंच गए हैं, करीब 24-25 स्टेट में पहुंच गए हैं, 3 आउटसाइड कंट्री में पहुंच गए। क्यों? टेक्नोलॉजी। यानी हमारी जो साइट है www.modelgaon.org, एनीबॉडी कैन एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, टेक्नोलॉजी नो बाउंड्री। तो हमारे उस पे विजिट करते हैं लोग, उस पे जो है रजिस्टर करते हैं, हमारा विलेज मैनिफेस्टो डाउनलोड करते हैं, उसी से तो हमें पता लगता है कि किस स्टेट में कहाँ कहाँ पहुंचा है टेक्नोलॉजी, वही उसी से तो मैपिंग होती है। दूसरा बात यह है कि महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था। महात्मा गांधी जी ने कहा था रिपब्लिक विलेज, जब तक गांव नहीं संपन्न होगा ये देश संपन्न नहीं हो सकता। फिर अभी रिसेंटली डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जो हमारे मिसाइल मैन थे, उन्होंने पूरा नाम की एक स्कीम चलाई थी, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। वही उसी का, तो ये जो थियरी है ग्राम स्वराज की और पूरा की, उसी का हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, कहाँ? धरती पे, ग्राउंड पे। और यही मॉडल गांव है। और इसका बैकग्राउंड क्या, ये कोई ऐसी कमरे में बनाया गया प्रोजेक्ट या फार्मूला नहीं है मॉडल गांव, ये जमीन से फोड़ के निकाला गया फार्मूला है बांदा में। उसी को हम, उसी खुशबू को फैला रहे हैं। महात्मा गांधी जी और डॉक्टर एपीजे कलाम साहब के सपनों को जमीन पे उतारने में लगे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एंड मैं जाके देखूंगा modelgaon.org को वेबसाइट पर, एंड मैं आई एम होपिंग कि जितने हमारे व्यूअर्स और लिसनर वो भी जाके चेक करेंगे उसको। मतलब इतनी अगर प्रोग्रेस हुई है एक गांव में या बांदा जिले में, तो फिर तो मतलब उसको पूरे देश में, पूरी दुनिया में जाना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए कि किस तरह का अच्छा काम हुआ है। डॉक्टर साहब, ऑन द नोट ऑफ मॉडल गांव, एंड आपने इतना अच्छा काम करा है, थैंक यू सो मच मुझसे बात करने के लिए। थैंक यू फॉर टॉकिंग टू मी अबाउट द नेशनल हेल्थ मिशन, एंड आपने कितना अच्छा काम करा है पैंडेमिक में, घर घर वैक्सीन पहुंचा दी, घर घर सिक्योरिटी पहुंचा दी, और
घर घर जाकर के और आपने उनको हेल्थ के बारे में समझाया। जो 3 आपने बताए हैं, जो मैं टीवी पर भी कई बार बोलता हूँ, हाथ धो, मास्क पहनो और सोशल डिस्टेंसिंग करो, वो आपने रिपीट कई बार करा हमारे आज के कॉन्वर्सेशन में भी। तो थैंक यू सो मच, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू एंड गुड लक। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इस बात करने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। और हमेशा एक आदमी को पॉजिटिव होकर के दूसरों के लिए सोचना चाहिए। आदमी अपने लिए तो जीता ही जीता है, दूसरे के चेहरे पे हम खुशहाली कैसे लाएं, उसके दुख को कैसे कम करें, और ये हमारा हर आदमी का नैतिक कर्तव्य है, हमें इसे निभाना चाहिए। और इसी सोच से हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू डॉक्टर साहब। नमस्कार। Thank you for listening to the Brand Called You videocast and podcast, a platform that brings you knowledge, experience, and wisdom of hundreds of successful individuals from around the world. Do visit our website www.tbcy.in to watch and listen to the stories of many more individuals. You can also follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Twitter. Just search for the Brand Called You.